7th क्लास पिछली कक्षा में हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे। प्रकाश के परावर्तन में बताया था कि परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह पर पड़ता है। अपारदर्शी सतह मतलब प्रकाश जिसके आर पार नहीं जाता, प्रकाश जिसके दूसरी ओर नहीं जाता, उसको अपारदर्शी कहते हैं, है ना। प्लेन कांच है, यदि ये प्लेन कांच है ना, तो इस पर यदि प्रकाश पड़ेगा तो ये तो दूसरी ओर चला जाएगा, दूसरी ओर चला जाएगा ना, तो हमको दूसरी ओर की चीज़ें भी दिखाई देती हैं, तो ये पारदर्शी है ना। और अपारदर्शी मतलब जिसके दूसरी ओर दिखाई ना दे, तो ये है अपारदर्शी। ये अपारदर्शी सतह है, इसके दूसरी ओर दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता? क्योंकि प्रकाश जब किसी अपारदर्शी सतह पर पड़ता है तो उसके दूसरी ओर नहीं जाता, इसलिए हमको दूसरी ओर की वस्तु दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह पर टकराता है तो कहाँ जाता है? उससे टकराकर वापस हो जाता है। अपारदर्शी सतह से टकराकर प्रकाश का वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस लौटना परावर्तन कहलाता है ना। ये पढ़ा था और इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं भी पढ़ी थी। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और बीच में लंब डाला था, ये अभिलंब है ना। और आपतित किरण और लंब के बीच का कोण आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। और क्या पढ़ा था? नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। जब प्रकाश चिकनी सतह पर पड़ता है तो प्रकाश की समानांतर किरणें जब किसी चिकनी सतह पर पड़ती हैं तो परावर्तित होकर जाने वाली किरणें भी आपस में समानांतर होती हैं। ये नियमित परावर्तन होता है ना। और जब किसी खुरदरी सतह पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो परावर्तित किरणें आपस में समानांतर नहीं होती, है ना, ये इधर उधर बिखर जाती हैं। ये अनियमित परावर्तन होता है। अंतर दोनों में ये था कि प्रकाश की समानांतर किरणें जब किसी चिकनी सतह पर पड़ती हैं तो वे आपस में परावर्तित किरणें आपस में समानांतर होती हैं, यानी कि नियमित परावर्तन हमेशा चिकनी सतह पर होता है और अनियमित परावर्तन हमेशा खुरदरी सतह पर होता है। नियमित परावर्तन में सतह पर पड़ने वाली समानांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद समानांतर होती हैं, परावर्तन के बाद भी समानांतर होती हैं, मतलब परावर्तित किरणें भी समानांतर होती हैं। अनियमित परावर्तन में जब प्रकाश किरणें किसी खुरदरी सतह पर पड़ती हैं तो आपतित किरणें प्रकाश किरणें जब किसी खुरदरी सतह पर पड़ती हैं तो परावर्तन के बाद वे समानांतर नहीं होती। नियमित परावर्तन में प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है, जबकि अनियमित परावर्तन में प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता। फिर गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा था। समतल दर्पण मतलब होता है सीधा सपाट, है ना। ये जो है ये समतल दर्पण है ना, समतल दर्पण है। ये सीधा सपाट जो होता है एकदम, वो समतल दर्पण है। जैसे आईना होता है दर्पण जिसमें हम देखते हैं, वो समतल दर्पण कहलाता है ना। कैसे बनता है ये भी बताया था, है ना। अब गोलीय दर्पण मतलब जो गोलाई लिए हो, नाम से स्पष्ट है। गोलीय मतलब जो गोलाई लिए हुए हो, जो गोल हो, उसको गोलीय दर्पण कहेंगे, है ना। तो ये कैसे बनता है? ये कांच के गोले से बनता है। ये कांच का गोला है ना, कांच का प्लेन गोला है ये। और इस गोले से यदि इतने भाग को काट दें तो इससे जो दर्पण बनता है उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, इतने भाग को काट देंगे और ये देखो, इसको काट के यहाँ अलग रखते हैं, है ना। इतने भाग को काट के यहाँ पे रखा तो ये गोलीय दर्पण है, क्योंकि गोलाई लिए हुए है ना। अब ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ये दर्पण ऐसे तो क्या है, ये पारदर्शी होगा और इसमें से प्रकाश किरणें दूसरी ओर निकल जाएंगी। लेकिन दर्पण बनाने के लिए क्या करते हैं, इसकी एक सतह पर पॉलिश कर देते हैं, एक सतह पर पॉलिश कर देते हैं, जिससे ये अपारदर्शी होता है। तो अपारदर्शी बनाने के लिए पॉलिश करते हैं। ठीक है, दर्पण पारदर्शी है तो इसको अपारदर्शी बनाने के लिए इसकी सतह पर पॉलिश करते हैं। तो अवतल दर्पण जो होता है, इसकी फूली हुई सतह पर यदि पॉलिश करते हैं, यदि इस गोलीय दर्पण की फूली हुई सतह पर पॉलिश करते हैं तो अंदर की सतह से परावर्तन होता है, इसको कहते हैं अवतल दर्पण, है ना। और इसी को देखो यहाँ पर हमने रखा है, इस पर यदि हम अंदर की तरफ से पॉलिश कर दें, अंदर की सतह पर पॉलिश कर दें तो फूली हुई सतह से परावर्तन होता है, जिसको कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है,
तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर समझ में आया कि अवतल दर्पण जो होता है इसकी फूली हुई सतह पर पॉलिश होती है और अंदर की सतह से परावर्तन होता है, इस तरह से, है ना। और उत्तल दर्पण जो होता है इसकी अंदर की सतह पर पॉलिश होती है और फूली हुई सतह से परावर्तन होता है। ये उत्तल दर्पण है। अब इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हम देख लेते हैं। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। दर्पण का जो केंद्र होता है यानी बीच का भाग होता है दर्पण का केंद्र, इसको ध्रुव कहते हैं, है ना। इसको पी से शो करते हैं, पी पोल यानी ध्रुव, ध्रुव, है ना। तो ये पी, ये क्या है, ध्रुव। दर्पण का केंद्र, ध्यान से समझना इसको, बिल्कुल एक एक चीज ध्यान से समझोगे तो जरूर समझ में आएगा। तो दर्पण का जो केंद्र होता है यानी दर्पण का बीच का भाग, ये कहलाता, ये होगा, है ना, ये ध्रुव कहलाता है। अब ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा ये कहलाती है मुख्य अक्ष। ये क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। अब क्या करेंगे, ये दर्पण किससे बना है, गोले से बना है ना, कांच के गोले से बना है। तो ये जिस गोले से बना है, ये गोला दिख रहा है, हल्का हल्का सा बना है मैंने, जिससे कि समझ में आए, है ना। ये इस गोले से बना है, इस गोले से काटा है ना, यहाँ ऊपर हमने बताया था कि यहाँ इस गोले से इसको काटा है ना। तो ये जिस गोले से इसको काटा है उस गोले का केंद्र, ये गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसको सी से शो करते हैं, वक्रता केंद्र। ये गोला है ना, कोई भी गोला होता है, गणित में भी पढ़ा होगा, ये कोई भी गोला है उसका एक केंद्र होता है, ये केंद्र है इसका, ये केंद्र है ना। तो अब क्योंकि इससे ये दर्पण काटा है तो ये गोले का जो केंद्र है ये दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक है। ये दर्पण का वक्रता केंद्र है, इसको सी से शो करते हैं, सी यानी वक्रता केंद्र, ठीक है। अब इस पर जब प्रकाश किरणें पड़ती हैं, ये दर्पण पर प्रकाश किरणें पड़ती हैं, तो जब समानांतर प्रकाश किरण, यानी किसके समानांतर, ये मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें जब दर्पण पर पड़ती हैं तो दर्पण से टकराकर ये वापस लौटेंगी। तो वापस लौटते समय ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर निकलती हैं, इस बिंदु को फोकस कहते हैं। इसको एफ से शो करते हैं, एफ यानी फोकस, कैपिटल एफ, फोकस, है ना। तो ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकल रही हैं ये बिंदु, ये कहलाता है फोकस, ठीक है, ये फोकस। अब फोकस और ये दर्पण का केंद्र यानी ध्रुव से या दर्पण से फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। इसको स्मॉल एफ से शो करते हैं, स्मॉल एफ यानी फोकस दूरी, है ना। तो ये फोकस दूरी क्या होती है, दर्पण से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी, दर्पण से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी, है ना। इसी तरह से दर्पण से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। इसको स्मॉल आर से शो करते हैं, ठीक है, स्मॉल आर से शो करते हैं इसको। तो इन दोनों में क्या संबंध होता है, एफ और आर में क्या संबंध होता है, एफ यानी फोकस दूरी जो होती है ये वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, ये देखो वक्रता त्रिज्या इतनी है और फोकस दूरी इतनी है, यहाँ तक आके रुक गई, उसके बाद इतनी और लेंगे तो वो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, है ना। तो फोकस दूरी कितनी है, आधी, किसकी, वक्रता त्रिज्या की। ये वक्रता त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी है, आधी है, 1/2 आर। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है। तो यदि हम तुमसे कहें कि किसी दर्पण की फोकस दूरी 4 सेंटीमीटर है, किसी दर्पण की फोकस दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो बताओ कितनी होगी, 8 होगी। यानी फोकस दूरी यदि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होगी, डबल होगी। यानी r बराबर होगा 2f, r बराबर होगा 2f, ठीक है, स्मॉल f है ये। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की डबल होती है, ये वक्रता त्रिज्या जो है ये फोकस दूरी की जस्ट डबल होती है। तो वक्रता त्रिज्या यदि 4 है तो फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या यदि 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 2 होगी, यानी फोकस दूरी 2 होगी। वक्रता त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह से ये संबंध होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में।
ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इससे प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम, किस तरह से प्रतिबिंब बनते हैं, है ना। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो जैसे ये है एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग हम करते हैं इसमें। ये है एक, ये अवतल दर्पण, ठीक है, ये अवतल दर्पण है। तो ये अवतल दर्पण है ना, इसका हम सब बना लेते हैं जो अभी अभी हमने परिभाषाएं पढ़ी है ना। ये क्या होगा, इसका ध्रुव होगा P, है ना। और ये क्या होगी, मुख्य अक्ष। ये क्या होगा, मुख्य अक्ष। ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, है ना। और ये क्या होगी, फोकस दूरी, फोकस, ये फोकस होगा, है ना। और ये क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा, C वक्रता केंद्र, और F क्या है, फोकस। अब देखो, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ती है, मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई प्रकाश किरण दर्पण पर पड़ती है, तो दर्पण से टकराकर कहाँ से निकलती है ये, यानी परावर्तित होकर कहाँ से निकलती है, फोकस से होकर निकलती है ना। इस तरह से फोकस से होकर निकलती है, ठीक है। इतना समझ में आया सबको। जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ती है, वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर निकलती है, ठीक है। और जो किरण पहले ही फोकस से होकर, ये मतलब यहाँ जैसे वस्तु है, और यदि जो किरण फोकस में से होकर पहले ही निकलती है, ये फोकस से होकर निकलती है, तो ये दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है ना। ये इस तरह से, ये तीर के निशान बनाना जरूरी है। इनसे पता लगता है, किरण की दिशा पता लगती है कि कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है ना। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ती है, वो दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी दर्पण से टकराकर लौटती है, तो ये फोकस में से होकर निकलती है ना। और जो किरण पहले ही फोकस में से होकर दर्पण पर पड़ती है, वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो ये दो रास्ते हैं। और तीसरा रास्ता क्या है कि जो किरण, ये फिर तीसरे रास्ते के लिए एक और बना लेते हैं हम यहाँ पे, है ना। ये क्या है, ये वक्रता केंद्र, और ये क्या है, फोकस है, ठीक है। तो जो किरण वक्रता केंद्र से होकर निकलती है, दर्पण के वक्रता केंद्र से निकलने वाली प्रकाश की किरण, जो किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर निकलती है, ये यहाँ से आई प्रकाश किरण मान लो, यहाँ से आई वक्रता केंद्र से होकर, और फिर दर्पण पर पड़ती है ना। ये वक्रता केंद्र से होकर आती है और फिर दर्पण पर पड़ती है, तो दर्पण से टकरा के इसी रास्ते से वापस चली जाती है, इसी रास्ते से वापस चली जाती है। इसलिए तीर का निशान हमने यहाँ भी बनाया है, और इसी किरण पर यहाँ भी बनाया है, लौटते हुए। मतलब प्रकाश किरण जब वक्रता केंद्र में से होकर गुजरती है और दर्पण पर पड़ती है, तो दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से ही होकर वापस लौट जाती है, दर्पण से टकराकर वक्रता केंद्र से ही होकर, यानी उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है, ठीक है। इसका कोई रास्ता नहीं बदलता। तो इस तरह से ये तीन रास्ते हैं जो दर्पण से, किस तरह से दर्पण से टकराकर और परावर्तन के बाद किरणें वापस लौटती हैं, है ना, किन किन रास्तों से लौटती हैं। तो ये है, इसमें अब किस तरह से प्रतिबिंब बनते हैं हम ये देखते हैं। तो प्रतिबिंब बनने के लिए ये जरूरी है कि दो या दो से अधिक किरणें एक स्थान पर मिलें। तो जैसे अब हम एक सबसे पहले ये देखते हैं, ये एक दर्पण है, ये अवतल दर्पण है ना। ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है, या डायरेक्ट बुक में से ही देख लेते हैं।
ये है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है ना। हम देखते हैं कि वस्तु को कहाँ रखने से प्रतिबिंब कहाँ बनता है। मान लो अनंत पर है कोई वस्तु, अनंत पर मतलब बहुत दूर, वस्तु अनंत पर है यानी बहुत दूर, जैसे सूर्य पर है ना, अनंत पर है यदि वस्तु, तो उससे आने वाली सभी किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होंगी, है ना। तो ये किरणें ये मुख्य अक्ष के समानांतर कहाँ से, दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से निकलेंगी, फोकस में से होकर निकलेंगी। ठीक है, जितनी भी किरणें आएंगी ये समानांतर होंगी, जितनी भी किरणें, ये सभी किरणें फोकस में से होकर निकलेंगी, है ना। यानी कि फोकस पर सब किरणें एकत्रित होंगी, एक दूसरे को काटेंगी यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ से भी यदि मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें दर्पण पर पड़ती हैं तो ये दर्पण से टकराकर यहाँ से मुख्य अक्ष से होकर फोकस से होकर निकलेंगी। ये देखो, जितनी भी किरणें दर्पण से टकराएंगी समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर होंगी, दर्पण से टकराकर परावर्तन के बाद ये सभी किरणें फोकस पर एकत्रित होंगी यहाँ पर। तो क्या होगा, ये सारी किरणें फोकस पर एक जगह पर एकत्रित हो रही हैं, मतलब प्रतिबिंब वस्तु का यही बनता है। तो जो वस्तु अनंत पर है, मतलब बहुत दूर है, जैसे सूर्य है ना, बहुत दूर है, तो वहाँ से आने वाली सभी प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर मिलती हैं, है ना। और तो वस्तु का प्रतिबिंब भी फोकस पर ही बनता है। तो ये प्रतिबिंब कैसा होता है, प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। अनंत पर जब वस्तु है तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, है ना। ये कैसा होता है, वास्तविक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब अभी हम बताएंगे क्या होता है, और उल्टा होता है, और बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, अब इसी तरह से यदि वस्तु को और पास लाते हैं, दूसरी स्थिति देखो, अभी वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है ना। अब वस्तु को थोड़ा पास लाते हैं, मतलब और पास लाएंगे तो कहाँ लाएंगे, ये देखो, ये फोकस है, हमेशा ये बनाना, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है ना। वस्तु को पास लाते हैं मतलब यहाँ रखते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यदि वस्तु है तो ये देखो, रास्ते वही होंगे जो शुरू में यहाँ पर बताए थे हमने, ये रास्ते है ना किरणों के आने के। तो ये वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ेंगी और दर्पण से टकराकर ये फोकस में से होकर निकलेंगी, है ना। और जो किरणें फोकस में से पहले ही फोकस में से होकर दर्पण पर पड़ती हैं वो क्या होंगी, मुख्य अक्ष के दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगी, इस तरह से। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, ये इधर, वस्तु ये है, इसका प्रतिबिंब यहाँ, ये ऐसा इसलिए उल्टा बनता है ना, प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो जैसे वस्तु ये सीधी है तो ये प्रतिबिंब ये उल्टा बना, है ना। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, है ना। वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, और अनंत के बीच में वस्तु वक्रता केंद्र अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ पर है, यानी वक्रता केंद्र से दूर है वस्तु, है ना। तो ये इससे चलने वाली समानांतर किरणें फोकस में से होकर निकलेंगी और फोकस में से होकर निकलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगी। अब ये दोनों किरणें, ये देखो, ये वाली ये किरण आ रही है, ये वाली है ना, ये किरण और एक ये वाली किरण, ये दोनों परावर्तित किरण है ना। ये परावर्तित किरण है, लौटने वाली किरण, ये भी लौटने वाली किरण यानी परावर्तित किरण है ना। ये दोनों किरणें परावर्तित किरणें जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है ना। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बना, ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना, है ना, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना। और ये प्रतिबिंब कैसा होता है, ये वास्तविक होता है, उल्टा होता है। ठीक है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है, वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा है। ठीक है, मतलब वस्तु से अभी छोटा है, लेकिन पहले जो प्रतिबिंब बना था यहाँ पर प्रतिबिंब बिंदु के आकार का बना था, इससे बड़ा है प्रतिबिंब। तो जैसे जैसे वस्तु पास आती जाती है प्रतिबिंब दूर हटता जाता है। देखो, पहले बहुत दूर थी वस्तु, अनंत पर थी, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस पर बन रहा था, है ना, यहाँ बन रहा था।
और वस्तु और पास लाए तो फोकस से दूर हट गया, प्रतिबिंब फोकस से दूर हट गया। ठीक है, तो प्रतिबिंब दूर होता जा रहा है ना। अब इसके बाद तीसरी स्थिति, अब हम कहाँ रखेंगे वस्तु को, यहाँ रखेंगे वक्रता केंद्र पर। इसको भी बना लेते हैं इस तरह से। तो यह इसमें टाइम लगता है, ये बुक में से ही हम बता देते हैं। ये देखो, ये देखो, ये अवतल दर्पण है ना। ये देखो, ये मुख्य अक्ष है, ये फोकस है, फोकस है, और ये वक्रता केंद्र है, सी है ना। तो अब वस्तु को यदि हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं, वस्तु को कहाँ रखते हैं, यदि हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो ये वक्रता केंद्र से चलने वाली प्रकाश किरणें समानांतर ये दर्पण से टकराकर फोकस में से होकर निकल गई, और जो फोकस से होकर पड़ने दर्पण पर पड़ती हैं वो दर्पण से टकराकर समानांतर हो गई, और ये दोनों किरणें यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, यहाँ पर काट रही हैं ये, है ना। तो यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा जो कि उल्टा होगा, वास्तविक होगा, और ये वस्तु के बराबर होगा, है ना। अब क्या हो रहा है, देखो वस्तु फिर पास आती जा रही है, जैसे जैसे प्रतिबिंब दूर हटता जा रहा है, दूर हटता जा रहा है, प्रतिबिंब जो है वो दूर हटता जा रहा है ना। ये यहाँ पर देखो, ये इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस वस्तु वक्रता केंद्र से दूर है, प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना, यहाँ पर बना ना, है ना। अब वस्तु को यदि यहाँ पे ला रहे हैं, यहाँ वक्रता केंद्र यहाँ पर है ना, वस्तु को यदि यहाँ वक्रता केंद्र पर ला रहे हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, यानी पहले यहाँ था प्रतिबिंब, खिसक के और यहाँ आ गया ना। इसको एक साथ देखोगे तो समझ में आएगा। तो ये आ गया, तो ये प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बना, जो कि मतलब वस्तु भी वक्रता केंद्र पर है और प्रतिबिंब भी उसी जगह पर बना, वक्रता केंद्र पर ही बना, जो कि वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के बराबर है। अब यहाँ से प्रतिबिंब बड़ा होता जाएगा, है ना। अब देखो वक्रता केंद्र से अब वस्तु को, ये वक्रता केंद्र है ना, यहाँ पर वस्तु को रखा था, अब और पास में लाते हैं वस्तु को, यहाँ वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं। तो ये देखो प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ी, ये मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ी, ये उससे टकराकर वापस लौटी, ये फोकस में से होकर निकल गई एक किरण। दूसरी किरण जो फोकस में से होकर दर्पण पर पड़ी वो दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। अब ये दोनों किरण यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, है ना, ये यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो प्रतिबिंब यही बन रहा है। यानी कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, वस्तु कहाँ पर है, वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र से दूर, वक्रता केंद्र से दूर बन रहा है प्रतिबिंब, है ना। तो इस तरह से ये प्रतिबिंब यहाँ पर बना, ये प्रतिबिंब अब क्या हो रहा है, ये बड़ा होता जा रहा है प्रतिबिंब। पहले बहुत छोटा था, बिंदु के आकार का था, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उसके बराबर हुआ, बराबर होने के बाद अब ये और बड़ा हो गया। ठीक है, तो वस्तु छोटी है और वस्तु से बड़ा ये प्रतिबिंब है, ये हो गया। अब वस्तु को यदि फोकस पर रखेंगे तो वही पहले वाली कंडीशन होगी, पहले जो ये वाली ये है ना। तो वस्तु को अनंत पर रखा था तो प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा था। इसी तरह से अब वस्तु को यदि फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ये सेम यही कंडीशन होगी, सिर्फ ये तीर के निशान जो है ये बदल जाएंगे। अब ये जब हम कहेंगे कि वस्तु फोकस पर है तो ये तीर का जो निशान है, ये एरो जो है इस साइड हो जाएगा। ठीक है, ये अब यदि वस्तु को हम रखते हैं फोकस और ध्रुव के बीच में, ये वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में वो रखते हैं, तो अब एकदम चेंज हो जाएगी स्थिति, जो है एकदम चेंज हो जाएगी। ये वस्तु है, इससे चलने वाली किरण जो समानांतर दर्पण पर पड़ती है, ये देखो एक किरण ये समानांतर दर्पण पर पड़ती है और दर्पण से टकराकर ये फोकस में से होकर निकल रही है। ठीक है, अब दूसरी किरण ये दर्पण से इस स्थिति में टकराती है, इस ऐसी जगह पर टकराती है कि उससे टकराकर वापस उसी रास्ते से लौटती है और वक्रता केंद्र में से होकर निकल जाती है, वक्रता केंद्र में से होकर निकल जाती है। अब यहाँ से हम इसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये दोनों किरणें यहाँ से आ रही हैं, तो मतलब क्या है, प्रतिबिंब यहाँ पर बना है ना। वास्तव में किरणें कहाँ से आ रही हैं, यहाँ से आ रही हैं, लेकिन यहाँ से देखने से ऐसा लगता है कि किरणें यहाँ से आ रही हैं, है ना। तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है और ये प्रतिबिंब आभासी होता है। देखो बाकी सब
प्रतिबिंब जो है वो उल्टे बने हैं, उल्टे बने हैं ना, और दर्पण के सामने बने हैं। ये देखो, ये दर्पण के सामने बना है, ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, तो दर्पण के सामने प्रतिबिंब बना है। ये क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है, और उल्टा बना है, हमेशा उल्टा बना है। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। और यहाँ पर क्या हुआ है, प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के पीछे बना है। तो ये आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है ना, और ये सीधा बनता है हमेशा, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो इस तरह से ये कुछ प्रतिबिंब की स्थितियां हैं। तो ये हमको बताना पड़ेगा कि वस्तु को कहाँ रखने से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, वस्तु को कहाँ रखने से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये इतना हमने समझा। अब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये देखो, उत्तल दर्पण, यदि हम उत्तल दर्पण को लें, अभी तक हम अवतल दर्पण पढ़ रहे थे, है ना, अब ये उत्तल दर्पण है। देखो, ये उत्तल दर्पण है ना, इसके अंदर की सतह पर पॉलिश है और परावर्तन यहाँ से हो रहा है। तो ये उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु को रखें, ये यहाँ पर वस्तु को रखा तो ये समानांतर किरण दर्पण पर पड़ी और ये इस तरह से दर्पण से टकराकर इस दिशा में ये परावर्तित हो गई। अब इस किरण को यदि पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ऐसा लगता है कि ये किरण जो है ये यहाँ से आ रही है, मतलब फोकस में से आती हुई दिखाई देती है। ये ठीक वैसे ही है, अवतल दर्पण में जैसे समानांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस में से होकर निकलती हैं, तो इसमें भी उत्तल दर्पण में भी समानांतर किरण दर्पण से परावर्तित हो रही हैं, और जब उनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये फोकस में से होकर आ रही हैं। ठीक है, फोकस में से होकर निकल रही हैं। तो इसी तरह से जो किरण दर्पण पर ऐसी स्थिति में पड़ती है कि वो दर्पण से टकराकर उसी रास्ते से वापस लौट जाती है, उसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये वक्रता केंद्र से आती हुई दिखाई देती है ना। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं, तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। अब ये प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है, ये वस्तु है और वस्तु से प्रतिबिंब कितना छोटा है, बहुत छोटा है ना। तो उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखेंगे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, मतलब वस्तु को कहीं भी रखें, हर जगह पर प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनेगा, जो कि सीधा होगा, आभासी होगा और वस्तु से छोटा होगा। तो क्योंकि उत्तल दर्पण वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, मतलब इससे छोटे प्रतिबिंब बनते हैं, इसलिए क्या होता है, इसमें बनने वाले प्रतिबिंब, मतलब ज़्यादा प्रतिबिंब आ सकते हैं, इसमें दिखाई दे सकते हैं, ज़्यादा प्रतिबिंब दिखाई दे। एक ही प्रतिबिंब यदि बड़ा बन जाएगा तो ये पूरे दर्पण को घेर लेगा, तो एक ही प्रतिबिंब दिखेगा, है ना। इसलिए क्या होता है कि जो ड्राइवर लोग हैं, गाड़ियाँ जो होती हैं ना, बाइक वगैरह होती हैं, या कार है ना, ट्रक है, कोई भी गाड़ियाँ हैं, तो इसके सामने की ओर जहाँ ड्राइवर बैठता है उसके सामने साइड में जो मिरर लगा होता है, कांच लगा होता है, जिसमें से ड्राइवर पीछे आने वाले गाड़ियों को देखता है ना। तो उसमें उस साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटे बनते हैं, इसलिए पीछे आने वाली जो गाड़ियां हैं उनमें से ज़्यादातर गाड़ियों के प्रतिबिंब इस दर्पण में आ जाते हैं। छोटा सा तो होता है, ये दर्पण जो है छोटा सा होता है, ड्राइवर के सामने साइड में गाड़ी में जो दर्पण लगा होता है, जिसमें ड्राइवर देखता है पीछे आने वाली गाड़ियाँ, तो पीछे आने वाली गाड़ियाँ इसमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दें, जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही हैं वो दिखाई दें, है ना। इसलिए उत्तल दर्पण लगाया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है, तो छोटा प्रतिबिंब बनने के कारण कई गाड़ियों के प्रतिबिंब इसमें आ जाते हैं। और यदि अवतल दर्पण लगाएंगे तो एक ही गाड़ी का प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब बड़ा बनता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो किसी एक ही गाड़ी का प्रतिबिंब इसमें आएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से इनमें क्या किया जाता है, गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ठीक है।